हाय एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमिक्स फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण वित्तीय वर्ष 2021-22 का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद सिंह के द्वारा 25 फरवरी 2022 ईस्वी को बिहार विधान मंडल में सदन के पटल पर रखा गया है। देखिए, बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 का है वह 25 फरवरी 2022 ईस्वी को सदन के पटल पर रखा गया और 28 फरवरी को बिहार का बजट जो कि 2022-23 के लिए होगा वह सदन के पटल पर रखा जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि यह कैमी आर्थिक सर्वेक्षण है और कैमी बार इसे सदन के पटल पर रखा गया है। तो देखिए, यह जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह बिहार राज्य का 16वां आर्थिक सर्वेक्षण है, लेकिन सदन के पटल पर 17वीं बार रखी गई है आर्थिक सर्वेक्षण, क्योंकि दो वित्तीय वर्ष को मिलाकर, जैसे यहाँ वर्ष है 2021-22, तो यह एक बार हो गया, एक बार आर्थिक सर्वेक्षण। पहली बार जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश की गई थी वह वर्ष 2006 ईस्वी में, वित्तीय वर्ष 2006 ईस्वी में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में पेश की गई थी। उस समय बिहार के वित्त मंत्री थे सुशील मोदी, लेकिन इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण है वह वित्त मंत्री जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं तारकिशोर प्रसाद सिंह के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश की गई है। इस आर्थिक सर्वेक्षण अगर आप पेज पे जाएंगे, जो मेन आर्थिक सर्वेक्षण है वह कुल 500 पेजेज का है। तो वह इस समय चूंकि प्रीलिम्स एग्जाम नज़दीक है तो आप लोगों के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्क है कि आप 500 पेज का सिर्फ आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ें। तो इसके लिए एक संक्षेप में या 3 पेज की जो सरकार के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें 3 पेज के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा एक समराइज रूप दिया गया है, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इन सभी फैक्ट्स को भी कंप्लीट कर लेते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वह अधिक संभावना है कि आप वहां पर सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, इसके अंतर्गत जो आर्थिक सर्वेक्षण की सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस सर्वेक्षण के अंतर्गत कुल 13 अध्याय हैं। आप समझ सकते हैं कि 500 पेजेज की यह बुक है, आर्थिक सर्वेक्षण है, तो 500 पेजेज में यह 13 अध्याय में पूरा जो सेक्शन है वह डिवाइड किया गया है। इन 13 अध्याय में पहला अध्याय जो है बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, सबसे इंपॉर्टेंट यही चैप्टर है इस आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत देखा जाए तो, क्योंकि इसके अंतर्गत पूरे बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसका एक ओवरव्यू आपको यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत मिलेगी। इस ऐसे ही और भी 12 चैप्टर हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर हो गया। इसके बाद कृषि और सहवर्ती क्षेत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्यमिता क्षेत्र, श्रम, रोजगार एवं कौशल, अधिसंरचना और संचार, ऊर्जा क्षेत्र, प्रीलिम्स के लिए ऊर्जा क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिहार की अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन महत्वपूर्ण है, कृषि वाला सेक्शन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, मानव विकास और बाल विकास, ये सारे चैप्टर इसमें शामिल हैं। और प्रीलिम्स के अंतर्गत जो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह मेनली 5-6 चैप्टर ही हैं 13 चैप्टर के अंतर्गत। तो अब मैं एक एक चैप्टर को संक्षेप में डिस्कस कर रहा हूँ। पहला चैप्टर है बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन। तो इसके अंतर्गत एक एक पैराग्राफ में सभी महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, उसके बारे में एक एक पैराग्राफ में यहाँ पर संक्षेप में उस चैप्टर की जो समरी होती है वह बता दी गई है। लॉकडाउन के प्रभाव के कारण बिहार का सकल घरेलू उत्पाद 2020-21 में मात्र 2.5% की वृद्धि से बढ़ी है। यानी कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी बिहार के जीडीपी में अगर देखा जाए तो 2021-22 के अंतर्गत 2.5% की वृद्धि देखने को मिली है, जो कि राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। क्यों राष्ट्रीय औसत से बेहतर है? क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो 2020-21 के अंतर्गत
7.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो देखिए हमारी जो बिहार की अर्थव्यवस्था है लॉकडाउन के बावजूद कितनी सशक्त स्थिति में है, जहां एक तरफ भारत की अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई, वहीं बिहार की अर्थव्यवस्था में 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इस चैप्टर के अंतर्गत। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वर्तमान मूल्य पर अगर प्रति व्यक्ति आय बिहार में देखा जाए 2020-21 के अंतर्गत पर कैपिटा इनकम बिहार वासियों की देखी जाए तो 50,555 रुपये थी, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय 86,659 रुपये थी। यानी कि वर्ष 2020-21 में बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 50,555 रुपये थी। यह भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5 वर्षों में यानी कि 2016 से 21 तक अगर देखा जाए तो बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.3%, द्वितीयक क्षेत्र में 4.8% और तृतीयक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इस चैप्टर के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण सेक्शन हो गए। पहला जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वह बिहार राज्य का जीडीपी को लेकर है, जिसमें 2.5% की वृद्धि दर्ज की गई। वही राष्ट्रीय औसत पर अगर देखा जाए तो 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है पर कैपिटा इनकम को लेकर। बिहार वासियों की पर कैपिटा इनकम 2020-21 में 50,555 रुपये थी, वहीं भारतवासियों की पर कैपिटा इनकम 2020-21 के अंतर्गत 86,659 रुपये थी। वहीं अगर ओवरऑल ग्रोथ रेट देखा जाए प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत तो प्राइमरी सेक्टर में 2.3% की वृद्धि, सेकेंडरी सेक्टर में 4.8% की वृद्धि और तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत 8.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह है पहला महत्वपूर्ण चैप्टर जिसमें बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में एक समग्र अवलोकन किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर राजकीय वित्त व्यवस्था से संबंधित है। इसमें सिर्फ 2-3 चैप्टर ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें आएगा वह बिहार राज्य की कुल व्यय को लेकर। जैसे 2020-21 में राज्य सरकार का कुल व्यय गत वर्ष की अपेक्षा 13.5% की इसमें वृद्धि देखने को मिली और वृद्धि के बाद अगर देखा जाए कि बिहार राज्य का कुल व्यय जो है वह 1,65,696 करोड़ रुपया पहुंच गया। इस खर्च में 2 तरह के खर्च हैं, पूंजीगत व्यय है और एक राजस्व व्यय है। पूंजीगत व्यय में 26,203 करोड़ रुपया और राजस्व व्यय के अंतर्गत 1,39,493 करोड़ रुपये हुए हैं। यानी कि बिहार राज्य के अंतर्गत कुल व्यय जो है वह 20-21 में विगत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि के साथ लगभग 1,65,696 करोड़ रुपया दर्ज की गई। वहीं 20-21 में अगर देखा जाए कि राज्य सरकार का व्यय किस सेक्टर में कितना रहा है तो सामान्य सेवाओं में 11.1%, सामाजिक सेवाओं में 10.4% और आर्थिक सेवाओं में 10.8% की वृद्धि दर्ज की गई विगत वर्ष की तुलना में। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि विगत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2020-21 में सामान्य सेवाओं या सामाजिक सेवाओं में कितना प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा खर्च की गई, तो आपको इसी के अनुसार इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यह है दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर। यह ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर नहीं है, पहला महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड सेक्टर जो है वह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आप लोगों के साथ कृषि और उससे सहवर्ती जो क्षेत्र है उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि बिहार की अगर इकोनॉमी देखा जाए तो कृषि बेस्ड इकोनॉमी है और इसीलिए यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या महत्वपूर्ण डेवलपमेंट और क्या क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही है उसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिहार में कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों का लगातार विकास हुआ है। वर्ष 2019-20 के अंतर्गत सकल शस्य क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 1.44% थी। बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार की फसल सघनता कितनी है? 1.44। अब प्रश्न है कि आखिर यह फसल सघनता क्या है? फसल सघनता का मतलब हो गया प्रति हेक्टेयर कितनी
फसल की आप बुआई कर रहे हैं, यह फसल सघनता के रूप में जाना जाता है। तो बिहार की फसल सघनता इस समय 1.44% है। अगर विगत 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र की डेवलपमेंट बिहार में देखा जाए तो लगभग औसत डेवलपमेंट जो रहा है 2.1% की दर से बिहार में इस क्षेत्र में वृद्धि दर देखने को मिली है। इसके अलावा पशुधन में देखा जाए तो 10% की ग्रोथ रेट रही है और मत्स्य पालन में यह वृद्धि दर 7% की रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार के अंतर्गत कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग 18 लाख टन होने का अनुमान है। 17.95 लाख टन बिहार में कुल उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन हुआ है वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत। इसके अलावा कुल मछली उत्पादन जो है 6.83 लाख टन मछलियों का भी यहाँ पर उत्पादन हुआ और इसी उत्पादन के साथ बिहार मत्स्य उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर बन गया है। इसके अलावा कुल दुग्ध उत्पादन देखा जाए, दूध सेक्टर को देखा जाए तो 2020-21 के अंतर्गत 115 लाख टन दूध का उत्पादन यहाँ पर बिहार में हुआ है। तो यहाँ हमने पहले देखा खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है, उसके बाद हमने देखा मत्स्य उत्पादन कितना हुआ है और इसके बाद हमने देखा कुल दुग्ध उत्पादन बिहार में कितना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वह बिहार सरकार के कृषि विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया बिहान नामक मोबाइल ऐप है। इस बिहान ऐप के माध्यम से कृषि संबंधी विभिन्न डिजिटल उपयोगों को एक प्लेटफॉर्म पर सरकार के द्वारा लाने का प्रयास किया गया है। यानी कि आप बिहान ऐप के माध्यम से सरकार के द्वारा जितना भी कृषि संबंधी एग्रीकल्चर रिलेटेड और डिजिटली डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिल सकती है बिहान ऐप के माध्यम से। तो बिहार के कृषक वर्गों से यह सरकार उम्मीद करती है कि वह अपने द्वारा प्रयोग किए जाने वाले स्मार्टफोन में बिहान नामक ऐप को इंस्टॉल करे ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी जानकारियाँ उन्हें समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो यह तीसरा चैप्टर फिनिश हुआ। चौथा जो चैप्टर है वह इंडस्ट्री सेक्टर से रिलेटेड है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, स्पेशली जब आप प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स का कलेक्शन कर रहे होते हैं तो, और मेंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिहार में उद्योगों की स्थिति, इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। बिहार में हाल के वर्षों में आशाजनक औद्योगिक विकास हुआ है। बिहार में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने अनेक नीतिगत उपाय किए हैं और कई समर्पित संस्थानों की स्थापना की है। इसी का परिणाम है कि 17 से 21 यानी कि इन 4 वर्षों के दौरान राज्य में निवेश के लगभग 2000 प्रस्ताव, 1918 प्रस्ताव बिहार सरकार को प्राप्त हुए और अगर रकम की दृष्टिकोण से देखा जाए तो 54,761 करोड़ रुपए निवेश के ऑफर बिहार सरकार को प्राप्त हुए हैं। यह निवेश मुख्यतः 3 सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिली है। यानी कि 3 सेक्टर जो है वह काफ़ी ज़्यादा निवेशकों के मध्य एक अट्रैक्शन का केंद्र रहा है, जिनमें पहला इथेनॉल सेक्टर है, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और तीसरा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं पहल के अंतर्गत। अब चूंकि इथेनॉल सेक्टर के अंतर्गत आप देखेंगे तो ओवरऑल इथेनॉल सेक्टर को लेकर 32,454 करोड़ रुपए की निवेश वाली 159 इकाइयों को प्रथम स्तर की अनापत्ति दी गई। कहने का मतलब है कि सरकार के द्वारा इन 3 सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और यही कारण है कि निवेशकों के मध्य इन्हीं 3 सेक्टर में, तीनों सेक्टर का आप नाम याद रखें, इथेनॉल सेक्टर, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा, इन 3 क्षेत्रों में बिहार सरकार को निवेश के काफ़ी ज़्यादा प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार के द्वारा पहल भी की गई है। जैसे इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 सरकार के द्वारा लाई गई थी और इथेनॉल नीति लाने वाला बिहार पहला राज्य बना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बिहार देश का पहला राज्य बना है जिसकी अपनी इथेनॉल नीति है। इथेनॉल नीति के साथ साथ बिहार सरकार के द्वारा चिकित्सा संबंधी प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन के उत्पादन में तेजी लाने के लिए ऑक्सीजन प्रोत्साहन नीति 2021 भी बिहार सरकार के द्वारा लागू की गई है। तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार भी इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी ज़्यादा आजकल एक्टिव हो गई है और इसी का परिणाम है कि बिहार सरकार को निवेश के कई सारे प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं इस वित्तीय वर्ष के दौरान। अब अगले चैप्टर की ओर हम लोग रुख करते हैं।
अगला जो चैप्टर है इसके अंतर्गत वह श्रम से संबंधित है। यह बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, जो श्रम का जो लेबर सेक्शन है, लेकिन जब आप मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे तो इसे यहाँ का जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो आप मेंस के एग्जाम के दौरान इसे शामिल कर सकते हैं। इसमें देखिए विज्ञप्ति जो निकाली है कि बीपीएससी के द्वारा 2021 के दौरान लगभग 4,500 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया गया, जो गत 4 वर्षों में अधिक है। इसके अलावा बिहार सरकार के द्वारा बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक नियमावली 2015 जारी की गई, जिसमें कुल लाभार्थी इतने मजदूर इसमें निबंधित हुए हैं। कुल मिलाकर यह बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ इस सेक्शन को। आगे अब देखेंगे हम लोग रोजगार और कौशल। यह बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा आप देखेंगे तो हाल के दिनों में राजनीतिक विमर्श का एक केंद्र बना हुआ है। परिवहन विभाग ने नागरिक हितैषी सेवाओं, पथ सुरक्षा आदि में सुधार लाने के लिए हाल के वर्षों में अनेक पहल किए हैं और 2018 से 20 के दौरान सिर्फ इन्हीं 3 वर्षों के दौरान 5 राष्ट्रीय पुरस्कार परिवहन विभाग को प्राप्त हो चुके हैं। गत दशक के दौरान देश में देखिए डेवलपमेंट दर बिहार में कितनी अच्छी रही है। परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में बिहार की जो वृद्धि दर दर्ज की गई है वह भारत में सर्वाधिक लगभग 14.5% परिवहन सेक्टर में बिहार की वृद्धि दर रही है। यह सड़क एवं पुल क्षेत्र में गत 15 वर्ष के दौरान किए गए उच्च सार्वजनिक निवेश का परिणाम है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार सरकार के द्वारा जिस प्रकार से विगत 15 वर्षों में सड़क एवं पुल क्षेत्र में निवेश किए गए हैं, उसी का परिणाम है कि इस वर्ष बिहार जो परिवहन सेक्टर है उसने लगभग 14.5% की उम्मीद से भी ज़्यादा अपनी वृद्धि दर को प्राप्त की है। दूसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई के मामले में केरल भारत में पहला स्थान पर है, 6,617 किलोमीटर। व पश्चिम बंगाल 3,708 किलोमीटर। इसके बाद बिहार का स्थान है 3,086 किलोमीटर। यानी कि प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसमें सड़क की लंबाई बिहार के अंतर्गत 3,086 किलोमीटर है और प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर सड़क की लंबाई के मामले में बिहार का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर केरल है, दूसरे स्थान पर बंगाल है और तीसरे स्थान पर हमारा बिहार है। और यहाँ पर अगर लंबाई देखा जाए तो 3,086 किलोमीटर है। दूसरी बात, राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क जो है वह वर्तमान समय में 1,02,306 किलोमीटर ग्रामीण सड़क नेटवर्क है अभी वर्तमान समय में राज्य के अंतर्गत, जो कि 2015 में सिर्फ 57,388 किलोमीटर थी, वह अब बढ़कर 1,02,306 किलोमीटर हो गई है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बिहार सरकार अपनी रोजगार के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, अधिसंरचना के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बिहार सरकार डेवलपमेंट कर रही है। तो यह था अधिसंरचना विकास। अब हम लोग आते हैं एक और महत्वपूर्ण सेक्टर की ओर जो प्रीलिम्स की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वह है एनर्जी सेक्टर। राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो 2020-21 में 350 किलोवाट आवर हो गई है। यानी कि 2014-15 में सिर्फ 203 किलोवाट आवर खर्च होती थी, ऊर्जा खपत थी प्रति व्यक्ति। वही वर्तमान समय बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछ दिया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है। तो आपको ध्यान में रखना है 350 किलोवाट पर आवर प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत राज्य में है 2020-21 के डेटा के अनुसार, जो कि विगत 6 वर्षों में जिनमें 72% 72.4% की वृद्धि हुई है। तो यह काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। अगर देखा जाए तो अभी बिहार में कुल उत्पादन देखा जाए तो बिजली उत्पादन जो है 2020-21 में विगत वर्ष की तुलना में 5.7% वृद्धि के साथ वर्तमान समय में 6,422 मेगावाट की बिजली उत्पादन बिहार के द्वारा की जा रही है। यानी कि वर्तमान समय में बिहार में जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वह 6,422 मेगावाट है। यानी कि 6,422 मेगावाट बिजली का उत्पादन बिहार के द्वारा वर्ष 2020-21 में किया गया, जो कि विगत वर्ष की तुलना में 5.7% अधिक है। वहीं अगर
23-24 तक बिहार सरकार का टारगेट है कि 23-24 तक यानी कि आगामी 2 वर्ष के अंतर्गत 6,607 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता इसमें ऐड करेगी। लेकिन वर्तमान क्षमता महत्वपूर्ण होती है किसी भी परीक्षा के लिए। तो वर्तमान समय में बिहार में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है 6,422 मेगावाट है और प्रति व्यक्ति बिजली खपत जो है वह 350 किलोवाट आवर है। तो यह एनर्जी सेक्टर से महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। एनर्जी सेक्टर के बाद अगला महत्वपूर्ण सेक्टर आता है रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास यानी कि ग्रामीण आबादी का विकास। राज्य सरकार ग्रामीण आबादी की विकास संबंधी जरूरतों को पूरी करने के लिए अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वह जीविका के माध्यम से ग्रामीण लोगों को आपस में जोड़ने का काम है। अभी अगर देखा जाए बिहार सरकार की एक डेटा नवीनतम डेटा है, यह आप देखिए वित्तीय समावेशन की दिशा में काफ़ी एक महत्वपूर्ण कदम है। जीविका काफ़ी महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि बिहार सरकार की जो रिसेंट डेटा है उसके अनुसार जीविका से अभी वर्तमान समय में लगभग 13 लाख लोग जो है वह इससे जुड़े हुए हैं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, और जिन्होंने लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपए की लेन देन की है। अब समझिए कि वित्तीय समावेशन की दिशा में कितनी एक महत्वपूर्ण पहल बिहार सरकार की मानी जाएगी। तो इस प्रकार से ग्रामीण विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण योजना स्वच्छ गांव समृद्ध गांव चलाई जा रही है, जिसका लक्ष्य सभी गांवों में सौर प्रकाश व्यवस्था स्थापित करना है। इसके लिए सरकार के द्वारा प्रारंभिक रूप से 2000 करोड़ रुपए वित्तीय आवंटन भी किए जा रहे हैं। ग्रामीण आबादी की मदद के लिए सरकार के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम जो है अति गरीब परिवारों पर विशेष रूप से फोकस करती है, और जिसका मुख्य कार्य आप लोग जानते ही हैं कि फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। वर्ष 2020-21 में कुल 54,139.2 हजार टन खाद्यान्न का आवंटन बिहार में ज़रूरतमंद लोगों के बीच किया गया है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो बिहार में सरकार जो है ग्रामीण विकास से संबंधित कार्य कर रही है। हालांकि यह बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपको ज़्यादा महत्वपूर्ण यह सेक्शन नहीं है, ठीक है। अब जो अगला सेक्शन है देखिए इसमें कितनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट तथ्य की बात की गई है। वर्ष 2021 की जनगणना में बिहार में शहरीकरण का जो स्तर है महज 11.3 है, यानी कि वर्तमान समय में बिहार का शहरीकरण 11.3% यहाँ पे शहरों में आबादी रहती है और 88.7% जो आबादी है वह ग्रामीण आबादी है। 11.3% जो आबादी है वह शहरी आबादी है, ठीक है यह है। लेकिन यह 2011 की जनगणना के अनुसार है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित करने का निर्णय लेने के बाद राज्य में शहरीकरण का स्तर 15.3% हो गया है। यानी कि 2011 के डेटा के अनुसार बिहार में शहरी आबादी जो थी वह 11.3% थी, लेकिन यह आबादी बिहार सरकार के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा किसे शहर घोषित किया गया है इस पर निर्भर करता है। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा शहरी केंद्र किसे कहा जाएगा इसे फिर से परिभाषित करने का कार्य किया गया, और यही कारण है कि जो शहरी आबादी है वह बढ़कर अब वर्तमान समय में 15.3% हो गई है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, बिहार में वर्तमान समय में जो शहरी आबादी है वह शहरी केंद्रों के पुनर्परिभाषित होने के बाद 15.3% रह गई है। राज्य सरकार का नगर विकास पर व्यय 2015-16 में 1648 करोड़ रुपए था, जो 5 वर्षों में 68% बढ़कर 19-20 के दौरान 2766 करोड़ रुपया हो गई है। इसी प्रकार आवास पर अगर व्यय देखा जाए तो वर्तमान समय में 19-20 में 5658 करोड़ रुपया पहुंच गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा नगर विकास से संबंधित कई सारे पहल किए गए हैं, और जिसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि बिहार में कई सारे जो क्षेत्र हैं वह अब कई आबादी, आप देखिए शहरी आबादी में किस प्रकार बिहार में वृद्धि देखने को मिल रही है। तो वह था नगर विकास। अगला सेक्टर है बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। तो बैंकिंग अधिसंरचना किसी भी राज्य की आर्थिक गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार में अगर देखा जाए तो बैंकिंग में हालांकि यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है, लेकिन हाल के वर्षों में आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र के बैंक की शाखाएँ भी बिहार में काफ़ी ज़्यादा खुल रही है। 2020-21 में राज्य में बैंकों की 270 नई शाखाएं शुरू हुई। आप एक इमेजिन करिए कि एक वर्ष
वर्ष के दौरान 270 नई बैंकिंग की शाखाएं बिहार में ओपन हुई खुली। इससे आप समझिए कि बिहार में वित्तीय समावेशन की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कदम रहा। सर्वाधिक ये जो 270 नई शाखा है, इनमें सबसे ज़्यादा एसबीआई के द्वारा शाखाएं खोली गई और कुल संख्या है 115 नए शाखाएं एसबीआई के द्वारा खोली गई और 92 जो शाखाएं हैं वह निजी क्षेत्र के द्वारा खोली गई। बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो कुल 52 नई शाखाएं खोली गई। तो यह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बिहार में कितनी नई शाखाएं खुली, फैक्ट्स के रूप में बीपीएससी में पूछा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य है, बिहार में ऋण जमा अनुपात। ऋण जमा अनुपात अगर 2020-21 में देखा जाए तो 41.2% ऋण जमा अनुपात है, जो कि संपूर्ण भारत का जो अभी भारत में 71.7% है और बिहार में 41.2% है। बिहार में जहाँ 36% से बढ़कर 41.2% हो गया, वहीं भारत के स्तर पर 76.5% से घटकर 71.7% रह गया है। तो बिल्कुल बिहार में ऋण जमा अनुपात में वृद्धि हो रही है, वहीं भारत में देखेंगे कि इसमें कटौती कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा राज्य में वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य 2019-20 के 1,45,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20-21 में कुल मिलाकर 1,54,500 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तो प्रश्न आ सकते हैं कि राज्य में वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 1,54,500 करोड़ रुपये। तो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, बैंकिंग से संबंधित यही 2 महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जिसे आपको इस पर फोकस करना है। अगला जो बिहार सरकार का जो 12वां चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत, वह मानव विकास और बाल विकास से संबंधित है, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित है। काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर है यह बिहार के लिए। राज्य में प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसे पूरा पढ़ूंगा। राज्य में मानव विकास के स्तर का जायजा लेकर राज्य सरकार के समग्र विकासमूलक प्रयासों के बारे में राय बनाई जा सकती है। राज्य सरकार के कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा जो वर्तमान समय में है वह 44% है। इसमें 16.6% की वृद्धि हुई है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सामाजिक व्यय में 13.8% की जहां वृद्धि दर्ज की गई है, वहीं बिहार में 16.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। और सबसे ज़्यादा जो आप देखेंगे कि जिसका परिणाम देखने को मिला है, सामाजिक क्षेत्र में जो सामाजिक व्यय सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है, उसमें हेल्थ और एजुकेशन, ये 2 महत्वपूर्ण सेक्टर हैं। आप देखेंगे कि बिहार में डेवलपमेंट किस प्रकार से हुए हैं। आप जो हाल ही में NFHS की 5th रिपोर्ट आई है, उसमें भी हेल्थ सेक्टर में बिहार की जो सुधार देखने को मिल रही है वह आप वहां से भी देख सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वर्तमान समय में बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव है, जो 30 के राष्ट्रीय आंकड़े से कम है। कितनी अच्छी बिहार के लिए खुशखबरी कह सकते हैं आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि बिहार में शिशु मृत्यु दर जो है वह 29 है और राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर 30 है और बिहार का शिशु मृत्यु दर जो है इस समय 29 है। दिसंबर 2021 तक राज्य में 10 करोड़ से भी अधिक व्यक्तियों को टीके लगाए गए। आप लोग जानते हैं कि कोविड महामारी के दौरान न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि भारत सरकार भी अधिक से अधिक व्यक्तियों तक टीके सुनिश्चित हो पाए, इसके लिए कई सारे गतिविधियां प्रारंभ की गई और इसी का परिणाम है कि दिसंबर 2021 ईस्वी तक राज्य में 10 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने टीके को लगवा लिए हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बिहार में किस प्रकार से हेल्थ सेक्टर में यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। यह तो मानव विकास से संबंधित हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है, बिहार में नगरीकरण कितना है, बिहार के लोगों को पर कैपिटा इनकम कितना है, जिसका डिस्कशन हमने ऊपर किया है। अब चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित कुछ फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। गत 7 वर्षों के दौरान देखा जाए तो बिहार में बाल विकास पर व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2013-14 से 19-20 के बीच बच्चों पर समग्र व्यय 22.7% की वार्षिक दर से हमें देखने को मिल रही है। राज्य की शैक्षिक अधोसंरचना के अंतर्गत कार्यशील पेयजल सुविधा और शौचालय का सभी प्रकार के विद्यालयों में 90% से अधिक आच्छादन रहा है। विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिए 2020-21 में राज्य में 6 से 13 वर्ष के कुल
1.25 लाख विद्यालय से बाहर हो गए बच्चों को मुख्य धारा में लाया गया। यानी कि बिहार सरकार अपनी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत वैसे बच्चों को पुनः विद्यालय की ओर लाने का प्रयास की। बेसिकली जो ड्रॉप आउट बच्चे कहे जाते हैं कि एडमिशन जिन्होंने लिया बीच में किसी कारण से उन्होंने छोड़ दिया, तो ऐसे बच्चों को फिर से स्कूल में लाना, फिर से मुख्य समाज की मुख्य धारा से जोड़ना बिहार सरकार चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत मुख्य रूप से इस पर फोकस कर रही है। अब अगला और बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण का जो सबसे अंतिम अध्याय है वह पर्यावरण से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है। तो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन व आपदा प्रबंधन बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अंतर्गत देखा जाए तो यह 13वां चैप्टर है। कोविड-19 के संकट ने विकास और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के आपसी संबंध को और अधिक फोकस में ला दिया है। पर्यावरण की सुस्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यही कारण है कि अब हाल ही में जो बिहार सरकार के द्वारा भारत सरकार के द्वारा जो वन रिपोर्ट जारी किए गए हैं उसमें भी आप देखेंगे कि बिहार में वनावरण में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि देखने को मिल रही है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 2020-21 में लगभग 3.92 करोड़ पौधे लगाए गए और करीब 4,436 हेक्टेयर वन क्षेत्र का मृदा और नमी संरक्षण कार्य के तहत उपचार किया गया। 2020-21 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का कुल व्यय जो है 694 करोड़ रुपया था। वहीं अगर बिहार में वार्षिक वर्षा देखा जाए 2020 के दौरान तो 1385 mm वर्षा बिहार में हुई है, जो वर्षापात के दीर्घकालिक औसत से 37% अधिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए आपदा पूर्व चेतावनी के रूप में इंद्रव्रज नामक मोबाइल ऐप का विकास किया गया है। और इस ऐप की जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत है कि अगर आप अपने मोबाइल में इंद्रजाल नामक आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल किए हुए हैं तो आप जहां पर हैं उसके 20 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई वज्रपात आने वाली है तो आपको 40 मिनट पहले उस पर सूचना प्राप्त हो जाएगी। तो ये आप इंद्रव्रज नामक जो मोबाइल ऐप है वह आपके 20 किलोमीटर के दायरे के अंतर्गत आने वाली वज्रपात की स्थिति को पहले ही 40 मिनट पहले आपको वह मैसेज के जरिए अलर्ट कर देगी। तो बिहार सरकार प्रत्येक बिहार वासियों से यह आशा करती है कि वह अपने मोबाइल में इंद्रव्रज नामक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करे ताकि आपदा पूर्व प्रबंधन की जो एक स्थिति है, आपदा पूर्व राहत की बचाव की जो स्थिति है उससे निपटा जा सके। और आपके 20 किलोमीटर के रेंज में अगर वज्रपात की बिजली गिरने की घटना होने वाली है तो 40 मिनट पहले ही आपको वह सूचित कर देगी। तो इस इकोनॉमिक सर्वे का 13वां चैप्टर फिनिश हुआ है। इस इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रश्न एग्जामिनेशन में इस बार पूछी जा सकती है, जिनमें कुछ फिर से मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। जैसे एक, बिहार सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा विहान ऐप को लॉन्च किया गया, यह महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार का आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा पूर्व राहत बचाव कार्य के लिए इंद्रव्रज नामक जो ऐप का विकास किया गया वह महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिहार में सकल घरेलू उत्पाद में कितनी प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, यह महत्वपूर्ण है। बिहार की पर कैपिटा इनकम कितनी है, यह महत्वपूर्ण है। भारत की पर कैपिटा इनकम कितनी है, यह महत्वपूर्ण है। बिहार के तीनों सेक्टर की ग्रोथ रेट कितनी है, यह भी महत्वपूर्ण है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर में सड़क की लंबाई में बिहार का तीसरा स्थान है। तो कितना है सड़क की लंबाई? पहले स्थान पर केरला है, वहाँ सड़क की लंबाई क्या है। दूसरे स्थान पर बंगाल है, वहाँ सड़क की लंबाई क्या है। तो इन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इस बार 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है और वह आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से पूछे जा सकते हैं, उसे हमने हाईलाइट करके बताने का काम किया है। हालांकि जो मेन इकोनॉमिक सर्वे आप देखेंगे तो उसमें 500 पेजेज में चर्चा की गई है। तो वहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, स्वाभाविक है कि इसके अतिरिक्त वहाँ पर कई सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो लेकिन इसके बावजूद ओवरव्यू जो होता है, मेन पॉइंट, उसे हमने इस आर्थिक सर्वेक्षण की जो समरी है उसके जरिए हमने बताने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आएगी और 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ जो प्रारंभिक परीक्षा है उसकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।